Welcome to Classes 365. Today we are going to start part 3 of our video of chapter number 2, Diversity and Discrimination. Class 6 NCERT, Social and Political Life, part 1. So let's start the video. हमने लास्ट टाइम कहाँ देखा था? लास्ट टाइम हमने देखा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने पढ़ा था, जब वो रेलवे स्टेशन वाली स्टोरी जो उनकी थी, जिनको जब वो बाहर गए और उन्होंने बुल्लॉक कार्ट एक्सेस करने की कोशिश करी तो उन्हें जाने नहीं दिया गया। तो हमने वो स्टोरी देख ली थी और ये समझा था कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। तो आज हम थोड़ा जान लेते हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था और इन्हें कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हुई थी। भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 तक। He is considered the father of Indian Constitution and is also the best known leader of Dalits. दलित्स आपको मैंने पीछे बताया था किसे कहते हैं, जो कि ब्रोकन होते हैं, ठीक है, डाउन ट्रोडन होते हैं, लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी में रहते हैं। He was born into Mahar caste which was considered untouchable. Untouchable का मीनिंग भी आपको बताया था मैंने, जिसके में क्या होता था कि जैसे बड़ी कास्ट होती है, बड़ी कास्ट इन द सेंस जो कास्ट हायरार्की बनी हुई है, तो उसमें जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो जो है लोअर कास्ट को अनटचेबल मानते हैं, ठीक है। इसलिए उनका टेम्पल एंट्री बैन है, उन्हें कुओं तक एक्सेस नहीं मिलती थी, ये सब चलता था, ठीक है। Mahars were poor, owned no land, and children born to them also had to do the work their parents did. They lived in spaces outside the main village and were not allowed to enter into the village. महार्स को जो है गांव के बाहर रखा जाता था और उन्हें गांव में एंटर भी नहीं करने दिया जाता था। Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. He encouraged Dalits to send their children to school and college. He also urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. वो क्या चाहते थे कि जो दलित है वो गवर्नमेंट जॉब्स में आए धीरे धीरे, ठीक है, कुछ भी जॉब पकड़े गवर्नमेंट में, लेकिन आए, सिस्टम का हिस्सा बने, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, वो एक बार जगह उसने एंट्री कर ली, देन फिर वो क्या करेगा, गेन करने लगेगा, वो एफर्ट डालने लग जाएगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, ठीक है। इससे उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है बेहतर हो पाएगी, आर्थिक मजबूती आएगी, सामाजिक मजबूती आएगी, ठीक है। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली, उन्होंने सारे रिलीजन में देखा और उन्होंने पाया कि हर रिलीजन में कोई न कोई किसी प्रकार की कमी तो है, पर बुद्धिज़्म में उन्हें लगा कि यहाँ पे इक्वलिटी है, तो उन्होंने क्या किया, वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए और उन्होंने काफ़ी लोगों को प्रेरित किया कि वो भी कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसमें देखो बच्चों, imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to another. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. आप सोच के देखिए, अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आपको कोई छूना नहीं चाहता है, आपके गिलास में पानी नहीं पीना चाहता है, तो ये कितना मतलब इफ़ेक्ट डालता है आपको, मेंटली कितना ये टॉर्चर करता है। This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children, even though they could pay the money. जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी भीमराव अम्बेडकर जी की, कि वो पे कर सकते थे, लेकिन बुल्लॉक कट वाले जो थे वो जानते थे कि ये महर कम्युनिटी के हैं और उन्होंने उनको बैठाया नहीं, ठीक है। All the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया। यही एग्जैक्टली जो मीनिंग है डिस्क्रिमिनेशन का, ये डिस्क्रिमिनेशन है कि आप किसी को कुछ दे दो और दूसरे के लिए ना करो। So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं, उनकी क्या कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट को भी डिनाई कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट देने से डिनाई कर रहे हैं, उनकी डिग्निटी को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। नाउ अब बात करेंगे हम स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी की। किसकी बात करेंगे? स्ट्राइविंग फॉर
इक्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalits, women, tribals, peasants fought against the inequalities they experienced in their life. ठीक है, ऐसा नहीं था कि जैसे हम फ्रीडम को लड़ रहे हैं, फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सिर्फ देश बचाने के लिए या देश आज़ाद कराने की लड़ाई करते थे। उसमें कुछ बहुत लोग ऐसे भी थे जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी के थे, वुमेन को भी काफ़ी सप्रेस किया हुआ था, दलित थे, ट्राइबल्स थे, फार्मर्स थे, उनको भी वो भी एक तरह की लड़ाई लड़ रहे थे जो कि एक अपर कास्ट से होती है। जो किसान मजदूर है वो बड़े बड़े मनी लेंडर से लड़ रहा है, ज़मींदार से लड़ रहा है। वुमेन है, घर में है, पर्दा किया हुआ है, उनको कोई राइट नहीं दिया गया है। दलित और ट्राइबल के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temple. Women demanded that they should have as much right to education as men did. क्या डिमांड किया वुमेन ने कि जैसे आप आदमी को एजुकेशन देते हैं वैसे हमें भी एजुकेशन दीजिए। Peasants and tribal fought to release themselves from the grasp of moneylender and the high interest they were charged. moneylender हुआ करते थे जो कि ट्राइबल से, और जो पीजेंट्स होते, छोटे किसान मजदूर जो थे, वो क्या होता था, उनके पास खेती होती नहीं थी तो वो क्या करते, दूसरे खेत में काम करते थे। अब बहुत से जमींदार ऐसे थे कि जो इनको बटाई पे खेत दे देते थे, लेकिन जब बटाई पे खेत देंगे तो इन किसानों को क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगी लोन की, तो ये लोन लेने कहाँ जाते थे, बैंक तो होता नहीं था, ठीक है, और होता भी था तो इतना एक्सेस इन लोग को नहीं मिल सकता था, तो ये मनी लेंडर के पास जाते थे जो कि इनसे डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम कराते थे, पैसा देते थे। जिससे अगर क्या होता था कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गई, ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, तो उनकी फसल नुकसान, अब वो इंटरेस्ट में डूब जाते थे और उन्हें फिर क्या होता था, अपनी ज़मीन से भी हाथ धो बैठते थे और फिर वो उसको चुकाने में ही उनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती थी। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out rules by which the nation would function, were always aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of this struggle, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the right of Dalits. So, these leaders set out a vision and goals in Constitution to ensure that all people of India were considered equal. उन्होंने ये सब लोग जानते थे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, कि हमारे देश में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने प्रोविज़न बनाए जिससे कि इनइक्वालिटी ख़त्म हो और इक्वालिटी आए, ऐसा उन्हें प्रावधान बनाया। तभी आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। और आर्टिकल 21 क्या कहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। उसमें आपका फूड आ गया, शेल्टर आ गया, ठीक है, ये आपके राइट्स हो गए। Now, the writer of Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals, and express themselves freely. जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो जानते थे कि फ्रीडम कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लोगों के लिए, और फ्रीडम ऐसी नहीं, फ्रीडम ऐसी कि लोग अपने रिलीजन को सेलिब्रेट कर सकें, अपनी लैंग्वेज को बोल सकें, फेस्टिवल्स को मना सकें और अपनी बातों को क्लियरली कह सकें। वो जानते थे कि कोई भी एक लैंग्वेज या कोई भी एक फेस्टिवल पूरे कंट्री में एक तरीके से फॉलो नहीं कराया जा सकता, इसीलिए हमें क्या करना है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। Therefore, India became a secular country where people of different religions and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect one another. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इक्वालिटी के लिए कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो और कोई भी इंसान
फ्रीली अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके, फ्रीली अपने रिलीजन को फॉलो कर सके, अपने फेस्टिवल मना सके और एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सके। Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter point out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggles and positive action by government are necessary to make this a reality for all Indians. इनइक्वालिटी ऐसे ख़त्म नहीं होगी। इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्टीन्यूसली एफर्ट डालना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी उसके लिए काम करना पड़ेगा। उनकी पॉलिसीज़, उनके एक्शंस वो सब ऐसे होने चाहिए जिससे कि इक्वालिटी की तरफ सोसाइटी बढ़े। तो जो हमारे जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं उनको हमें अपलिफ्ट करना है, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना है, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है, फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन, फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज़। ठीक है, तो ये सब क्या फैक्टर्स हैं? ये सब इक्वालिटी के फैक्टर्स हैं। होप आपको इस चैप्टर में डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बीच में डिफरेंसेस समझ आए होंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इन्हीं के आसपास घूमता है। और ये वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लाइफ के लिए मैटर करते हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, देन आपकी सोसाइटी के लिए मैटर करता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई एम एंडिंग दिस चैप्टर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, and for this chapter number 2 is finished, diversity and discrimination. Next we will take up the next chapter number 3 from next video onwards. Okay, so till then, like the video, subscribe the video, watch the video completely, revise it, watch it 2-3 times. Okay, till then, thank you, bye bye.